नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं। पार्ट नंबर दूसरा है दोस्तों। प्रत्येक क्लास आपके सिलेबस के आधार पर है। जैसे आपका सिलेबस है उसी आधार पर हर आपके क्लास होने वाली है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन पाने के लिए एक बार वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? जो विकास है एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? लॉस्की का है, मास्लो का है, स्किनर का है या अरस्तू का है? तो किस विचारक से संबंधित है? तो ये आपके स्किनर से विचारक से संबंधित है। ठीक है, यानी विकास से क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया, इसका संबंध किस विचारक से है? तो आपके स्किनर के विचारक से। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। दोस्तों, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को अगर समझना हो तो शिक्षक की सहायता कौन करता है? शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचानने में सहायता करता है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों? कभी विकास न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो यह विचार दोस्तों आपके निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता। कभी ना समाप्त होना यानी कि निरंतर चलते रहना। ठीक है, तो निरंतरता के सिद्धांत पर आपका यह विचार जो है संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। जो मानव विकास हैं वह आपके कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से ऐसा आपका मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है दोस्तों। देखिए, अनुक्रमिकता का सिद्धांत पर आधारित होता है, समान से विशिष्ट होता है, निरंतरता होता है, लेकिन यह पूछा गया कि मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो प्रतिवर्ती जो है यह मानव विकास का आपका सिद्धांत नहीं है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है? बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? बाल विकास के निम्नलिखित में ऐसा कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो क्या बताता है दोस्तों? यह विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? वह सिद्धांत है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दर से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दर से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो दोस्तों, कौन सा सिद्धांत यह बताता है? तो यह आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है। क्या हो जाएगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्योंकि यहाँ पे आपके शारीरिक विकास की दर से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक तीनों विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। यानी कि यह आपका किसका बता रहा है? परस्पर संबंध का सिद्धांत बता रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए होते हैं? किस सिद्धांत में बताया जाता है?
यह कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे के औसत से अधिक वृद्धि होती है, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में काफ़ी आगे बड़े हुए पाए जाते हैं। तो वह सिद्धांत है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? ये आपके संबंध का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने पैरों पर। यानी बाल विकास का ऐसा सिद्धांत जिसमें बताया गया है दोस्तों, यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। बालक जब शैशवावस्था में होता है, धरती पर जन्म लेता है, ठीक है, तो सर्वप्रथम सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद अपने पैरों पर। किस सिद्धांत पर बताया गया है, किस सिद्धांत पर यह बातें बताई गई हैं? तो वह आपका विकास की दिशा का सिद्धांत पर बताया गया है। जो विकास की दिशा के सिद्धांत हैं उसमें बताया गया है दोस्तों कि बच्चे जो होते हैं, बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखते हैं, उसके बाद फिर अपने पैरों पर। विकास की दिशा का सिद्धांत पर बताया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो को लाइक करते जाएंगे दोस्तों। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता? किस सिद्धांत पर बताया गया है? यह कौन सा सिद्धांत आपको बताता है कि एक बालक पूरे हाथ को, पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों एक साथ चलाना सीखता है? किस सिद्धांत पर बताया गया है? तो यह सिद्धांत है आपका एकीकरण के सिद्धांत पर। जी हाँ, एकीकरण। पहले हाथ को चलाना, फिर हाथ में जो उंगलियां हैं उनको चलाना, फिर ये आपका हाथ हो गया, ठीक है, ये पहले हाथ को चलाना, पूरे हाथ को, ठीक है, फिर आपको इनमें से जो उंगलियां होती हैं उंगलियों को चलाना, फिंगर, फिर पूरे साथ हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना। यह आपका क्या कहला जाएगा? एकीकरण का सिद्धांत कहलाया जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य होंगे? दोस्तों, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर सत्य बताना है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं पड़ती हैं। अब इसमें बताना केवल ए सही है, बी सही है, ए सी सही है, कौन सा सही है? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, बाल विकास के सिद्धांतों के आधार पर विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, यह कथन सत्य है। विकास धीरे धीरे निश्चित समय पर होता है, यह भी सत्य है। और एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। एक ही जाति मतलब जैसे समझ सकते हैं, आपके माता पिता संबंधित परिवार हो गया, ठीक है, उनमें आपके कुछ विकास की समानताएं दिखाई पड़ती हैं एक ही जाति विशेष सभी सदस्यों में। तो आपका तीनों सही हो जाएंगे। ये तीनों जो है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित, ये सभी सत्य हैं। तीनों सत्य हैं, यानी कि उपरोक्त सभी वाला होगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। बाल विकास निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास जो है उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? दोस्तों, आपको पता होगा ऐसे समान आपको प्रश्न कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि हम जो सभी प्रश्न करा रहे हैं वो आपके सिलेबस के आधार पर करा रहे हैं, ठीक है। ये बाल विकास और सिद्धांत पर है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के ये सभी 30 प्रश्न हैं आपके, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है, कौन सा सिद्धांत बताता है? तो व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत बताता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया गया था। व्यक्तित्वता के अनुरूप मतलब व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत पर बताता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी जो है शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बनने जाएंगे, जब आप यह प्रश्न देखेंगे, फेस करेंगे कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी जो है शिक्षकों के लिए क्या आवश्यक होती है? बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए होती है, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए होती है, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए होती है। तो बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए इसलिए आवश्यक होती है दोस्तों, क्योंकि
बालक की समस्याओं का निदान भी करना होता है शिक्षक को। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाना पड़ता है शिक्षक को, और बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना पड़ता है शिक्षक को। ठीक है, तो बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए इसीलिए आवश्यक है। तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन जो है बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। देखिए, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक मिलेंगे, लेकिन यह जो प्रश्न पूछा गया आंतरिक कारक कौन सा है, क्या वह बुद्धि है, शारीरिक कारण है, अनुवांशिक कारण है, केवल ए सही है, ए बी सही है, केवल आपके, ठीक है, केवल सी सही है, या उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो आंतरिक कारक है, आपका बुद्धि भी आंतरिक कारक में आएगा, शारीरिक कारण भी आपके आंतरिक कारण में आएगा, और अनुवांशिक गुण, ये तीनों जो है आपके आंतरिक कारक में आते हैं बालक के विकास को प्रभावित करने में। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना परिवार है। प्रश्न आ चुका है अगला, कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। अभी हमने आंतरिक कारक जाना, ठीक है, एक एक कड़ी एक एक चैप्टर लेकर चलेंगे। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन कौन से हैं। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। आंतरिक कारक तो आपने पहचान लिया, बुद्धि होती है। बुद्धि के बाद आपके अनुवांशिक गुण, शारीरिक कारण, ये होते हैं आंतरिक कारक। ठीक है, अब बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो आर्थिक स्थिति ये आपका बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। सामाजिक स्थिति ये भी बाह्य कारक है, और जीवन की घटनाएं ये भी आपके बालक के विकास को प्रभावित करने में बाह्य कारक में आएंगे। तीनों आपके बाह्य कारक में आएंगे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न सभी लाजवाब है। प्रश्न यह है, शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान की ज्ञान द्वारा बालकों की किस पर शिक्षा दे सकता है। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आपको समझना इस प्रश्न को। इसी प्रकार आएंगे, नए पैटर्न पर है। शिक्षा जो है बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, या आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को जानकारी लेकर शिक्षा देता है। यानी शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की कैसी शिक्षा देता है, किस पर शिक्षा देता है, क्या जानकर शिक्षा देता है। ठीक है, तो शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा जो है बालकों के बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी देकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी देकर शिक्षा देता है, जानकारी लेकर शिक्षा देता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। हर प्रश्न की व्याख्या करेंगे, हर प्रश्न की यहाँ पे डिटेल चलेंगे, और सभी सिलेबस वाइज यानी कि क्लासेज वाइज आपकी क्लासेज होंगी, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी आपके जो एग्जाम में सिलेबस दिया है उसी आधार पर यहाँ पे डेली क्लासेज होंगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका विज्ञान है, यह काफ़ी बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपके। शिक्षा मनोविज्ञान एक आपका दोस्तों मानव व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मानव के व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जो बाल मनोविज्ञान होता है, क्योंकि आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, यानी बाल विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आना है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यानी बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन आपके बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि बालक को जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता है किस मनोविज्ञान द्वारा, तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। दोनों तरफ से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। जो बाल मनोविज्ञान अध्ययन होता है वह किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, आप प्राथमिक यानी एमपीटीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमने बात किया बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है किस पर, जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक आपके प्राथमिक
श्रेणी पर आ जाते हैं, यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके की जानकारी शिक्षक को हो। दोस्तों समझिएगा ध्यानपूर्वक, प्रश्न को मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। उत्तर याद किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन अगर समझ की जाया जाए तो वही अच्छा शिक्षक कहलाता है, वही सर्वगुण संपन्न शिक्षक कहलाता है। हमारी कोशिश ऐसी है दोस्तों समथिंग। तो बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके की जानकारी शिक्षक को, उसके मित्रों की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। अगर बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करना है उसके लिए आवश्यक है, ठीक है, शिक्षक को उसके बालक के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए, बालक के ज्ञान की होना चाहिए, या बालक के कक्षा के साथियों की जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। वीडियो पॉज करें, मेरे आंसर से पहले आप लोग वीडियो पॉज करें, सोचें समझें और कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है उसके की जानकारी शिक्षक होनी चाहिए। उसके किसकी जानकारी शिक्षक होनी चाहिए? उसके ज्ञान की जानकारी शिक्षक की होनी चाहिए। बालक के ज्ञान की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए उसके बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? ठीक है, बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, इसे आपके बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक क्या है क्या नहीं है। आर्थिक अगर शब्द आ गया तो निगेटिव वर्ड है। ठीक है, बालक के विकास में मनोविज्ञान में अगर आर्थिक शब्द भी आता है तो ये निगेटिव वर्ड है और यहाँ पे नहीं रखा जाता, निगेटिव प्रश्न है, तो आपको निगेटिव वर्ड भी पकड़ के चलना है कि निगेटिव वर्ड हमें कहीं भी मिला वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव प्रश्न पे निगेटिव वर्ड की हमें खोज करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक यह बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जाएगा। बाल निर्देशन में सहायक ये भी रखा जाएगा। बालकों को व्यक्तित्व विकास में समझने में उपयोगी ये भी रखा जाएगा। लेकिन शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक ये आपका नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित होता है। जो निचली कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षण की खेल पद्धति के मूल रूप से आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल पर आधारित होता है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। किसके मूल पर आधारित होता है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के मूलों पर आधारित होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपके ग्रेड 2 में भी यह प्रश्न पूछा गया था, जिन्होंने दिया है उनको पता होगा, ऐसे ही प्रश्न आए थे। तो निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता यह संबंध होगा। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये भी आपका सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकताओं के साथ संबंध होगा बच्चे की। और सन्निध यानी संगत की आवश्यकता भी होती है बच्चे की, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध होगा। लेकिन अगर हम बात करें शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो यह आपके बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, मलमूत्र निकलना, यह आपका दोस्तों क्या कहलाता है? यह बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलिए सीटेट में आया हुआ प्रश्न है तो एमपी टेट में चांस 100% है कि आ सकता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? यह विचार सीटेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम में आया हुआ है और आपका यह वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न। तो आप लोग समझ सकते हैं वर्ग 1 के आपके बायोलॉजी में जो आपका हुआ था, ठीक है, बॉटनी में, उसमें आपके बाल विकास में आया था। तो कभी विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये निरंतरता के सिद्धांत पर आपका संबंधित हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि सभी विकास की दर समान नहीं होती। जो विकास की दर होती है बच्चे में सभी समान नहीं होती है। कोई अपना आईक्यू लेवल अगर समान होता तो सभी का समान आईक्यू लेवल हो, सभी के समान, इनमें बुद्धि में क्यों बांटा जाए? समान मूक प्रकार के बालक होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, अत्यधिक बुद्धि वाले बालक होते हैं, इनको क्यों बांटा जाए? तो सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है बालकों में। तो यह सिद्धांत आपका विकास का सिद्धांत है। तो आपका तीसरा ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहेंगे, प्रश्न इसी तरह डेली क्लासेज होंगी। आप मनोबल बनाए रखें, हमारा मनोबल आपसे ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करें। प्रश्न आ चुका है, आंशिक पुनर्बलन की बात करेंगे। यह भी आपके प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है, प्रिंसिपल ऑफ सीडीपी में आता है, ठीक है। तो आंशिक पुनर्बलन की बात करेंगे। आंशिक पुनर्बलन जो होता है वास्तविक कक्षा कक्ष में अप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आंशिक पुनर्बलन जो होता है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। किस पर करता है दोस्तों? आंशिक पुनर्बलन जो होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक जो पुनर्बलन होता है यह बच्चों में सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन होता है, व्यापक पुनर्बलन होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है, काफी सारे प्रश्न ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आपको टारगेट आंसर सही होना चाहिए, सटीक आंसर होना चाहिए कि आंशिक पुनर्बलन जो होता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया सीन पर। सीटेट 2013 में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कथन स्टेटमेंट भी आते हैं, कौन सा सही नहीं है कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यह कथन आपका सही है, क्योंकि खेलना जो होता है, स्पोर्ट होता है, खेल जो होता है संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। लेकिन शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, यह कोई नहीं हो सकता कि सभी बालक एक निश्चित तरीके से सीख सकते हैं। विकास और सीखना समाज संस्कृत संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि विकास और सीखना समाज संस्कृत के संदर्भों में प्रभावित रहते हैं, लेकिन आपका अप्रभावित दिया गया, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो ये नहीं हो सकता। अगर शिक्षक प्रश्न पूछेंगे बच्चे से तो उसके संज्ञानात्मक विकास में वह प्रश्न पूछना शिक्षक का बाधक नहीं होता, वो सार्थक होगा, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन आपके सभी कथन गलत थे, आपका केवल कथन सही था फोर्थ ऑप्शन कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संविदा शिक्षक में आया हुआ प्रश्न यह है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया, ठीक है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। पूर्व विद्यालय यानी जब सबसे पहले जब विद्यालय पहली बार आता है कोई भी बालक तो वह मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? पूर्व में जब सबसे पहले विद्यालय बच्चा आता है तो बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। तो ये जो व्यवहारिक परिवर्तन आता है वह सैद्धांतिक, ये इसका सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है? तो इसका सैद्धांतिक आधार जो होगा वह होगा विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण होंगे। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिलेक्शन वाली, तो आज ही सब्सक्राइब कर लेगा क्लास, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस परिवार को, इस चैनल को, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। जी हाँ दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल होते हैं। जो विकास की प्रक्रिया होती है उनमें जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार ये सभी शामिल होते हैं। दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों या आदतों किस पर शामिल होते हैं भैया? किन जीवन पर, किस प्रक्रिया में, ठीक है। दृष्टिकोण जीवन मूल्यों में, स्वभाव में होगा, रुचियों में होगा, आदतों में होगा, तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों
व्यवहार आदि के विकास शामिल है। तो विकास जो शामिल होता है, विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण भी होता है, स्वभाव भी होता है, रुचियां भी होती है और आदत भी होते हैं। यानी कि फोर्थ ऑप्शन आप लोगों सही हो जाएगा। ये सभी जो है आपके विकास की प्रक्रिया के विकास में शामिल होते हैं। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, 30वां प्रश्न यह है कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन से बातों को शामिल किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बाल विकास के अध्ययन में जो है किन बातों को शामिल किया जाता है, हम आपको बताने वाले हैं। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, ये भी शामिल होगा। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, ये भी शामिल होगा। और बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेश जन प्रभावी उत्तरदायी होते हैं। ये तीनों जो है आपके किसमें शामिल होंगे, बाल विकास के अध्ययन के बातों में शामिल होगा। इन सभी बातें आपके शामिल होगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर छोटा सा कमेंट करके बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी। फीडबैक जरूर दें, लाइक शेयर करते रहें, आपका अपना परिवार है, जितना हो सके शेयर कीजिए, बता दीजिए दोनों, ठीक है, बता दीजिए लोगों को, बता दीजिए कि ये है असली चैनल जो शिक्षा की बात करता है, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करता है। ये वह चैनल शिक्षकों का परिवार है, अपना परिवार है दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत ही बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक्स है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। जाते जाते प्लेलिस्ट चेक लीजिएगा, सभी क्लासेज आपको एग्जाम पैटर्न आपके सिलेबस के आधार पर मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन्वायरमेंट की क्लास, इंग्लिश क्लास, तो इन्वायरमेंट की क्लास में मिलेंगे। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद सभी।